सभी को नमस्कार। आप सभी का मेरी कक्षा में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 वसंत कक्षा 8 की पास हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत क्या पाठ 3 बस की यात्रा जो कि श्री हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक लेख है, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम लेखक का थोड़ा परिचय लेते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ था और इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 को हुई थी। ये हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार, व्यंग्य मतलब परिस्थिति पर व्यंग्य करना, उसका मजाक बनाना, व्यंग्यकार थे। मजाक बनाते हुए, टोंट मारते हुए उसकी सही स्थिति से उसको अवगत कराना, ये व्यंग्यकार लोगों का काम होता है। उनका जन्म जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिया। व्यंग्य को हिंदी के अंतर्गत विधा का, भाषा के अंतर्गत विधा का दर्जा दिलाया। जैसे गद्य विधा, पद्य विधा होती है, नाटक विधा होती है, इसी तरह व्यंग्य को उन्होंने विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उभार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। केवल मजाक नहीं बनाया, मजाक बनाने का काम नहीं था व्यंग्य के अंतर्गत, उसको समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। जो समाज में चल रहा है, जो समाज की स्थिति है, उससे अवगत कराने के लिए कुछ प्रश्नों से उनको जोड़ा, प्रश्न उत्पन्न किए। उनकी व्यंग्य रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी ही पैदा नहीं करती, बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के आमने सामने खड़ा करती है जिनसे किसी भी व्यक्ति का अलग रह पाना लगभग असंभव है। सामाजिक वास्तविकता है, जो सामाजिक वास्तव, सामाजिक जीवन में आने वाली परेशानियां हैं, उनको हमारे सामने ये व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। और ऐसी सामाजिक वास्तविकताएं जिससे मनुष्य अलग नहीं रह पाता। हर मनुष्य को दिन नियमित उन चीज़ों का, उन वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है। लगातार खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को उन्होंने बहुत ही निकटता से पकड़ा है। सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत सबसे ज़्यादा पिसता कौन है? मध्यम वर्गीय व्यक्ति। तो मध्यम वर्गीय के व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, उस बात को उन्होंने बहुत ही निकटता से, बहुत अच्छे से पकड़ा है, बहुत अच्छे से लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है और उसमें पूरी तरह से सफल भी रहे हैं। हरिशंकर परसाई की कुछ रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं, जिसमें कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोलाराम का जीव, उपन्यास इन्होंने लिखे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, संस्मरण, तिरछी रेखा, लेख संग्रह। अब ये लेख इन्होंने लिखे, इसमें काफ़ी सारे लेख हैं, काफ़ी सारे लेख यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें एक लेख इनका ये भी है, बस की यात्रा, जिसका अध्ययन हम आज करेंगे। ये लेख हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखित है, बस की यात्रा। तो पहले इस बस की यात्रा जो लेख है, इसके बारे में हम, इस पाठ के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, इसका सार देख लेते हैं। इसमें लेखक कहना क्या चाह रहा है। तो लेखक इस लेख के द्वारा अपने व्यक्तिगत अनुभव, उनका जो अनुभव है, जो कि उन्होंने बस की यात्रा की थी, उस अनुभव को लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं व्यंग्य के माध्यम से। वे एक बार बस के द्वारा अपनी यात्रा करते हैं और किस तरह की परेशानियां इस यात्रा में आती है, इस सबका अनुभव इस रचना के द्वारा दर्शाया गया है। जाहिर सी बात है, ज़्यादातर यात्राएं जब मनुष्य करता है तो कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई परेशानी आती है। तो इसी प्रकार जब लेखक ने एक बस की यात्रा की तो उसके दौरान उनको काफ़ी सारी परेशानी आई, तो उन्होंने उसको एक लेख के माध्यम से लोगों के सामने दर्शाया है। एक बार बस से पन्ना को जा रहे थे, बस बहुत ही पुरानी थी, जैसा कि दर्शाया गया है, इस पाठ में दर्शाया गया है कि बहुत पुरानी बस है। इस सफ़र में क्या क्या अनुभव किया, क्या क्या उनके साथ घटा, और उन्होंने परिवहन निगम की जो बसें होती है उनकी खस्ता हालत, ये हालात लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या है? हालत है, हालत, खस्ता हालत पर उन्होंने व्यंग्य किया है। खस्ता हालत पर उन्होंने एक मजाक लिया है, टोंट मारा है, और ये भी दर्शाया है कि किस तरह से वे अपनी बसों की देखभाल नहीं करते हैं। जब हम इसको, जो निगम की बसें, सरकारी बसें जो होती हैं, उनके ऊपर उन्होंने खासा व्यंग्य किया है कि वो अपनी बसों की देखभाल नहीं करते हैं। जब हम इसको पढ़ते हैं तो बहुत सी घटनाएं हास्यास्पद है, हास्यास्पद, यहाँ पर इन्होंने लिखना है हास्यास्पद। कहाँ है? ये रहा। इसको हम लिखेंगे हास्यास्पद, ठीक है। तो ये जो घटनाएं हैं, मतलब इसमें जो काफ़ी सारी घटनाएं हैं, उन्होंने उनको हास्यास्पद तरीके से प्रस्तुत किया है। आगे चलते हैं। तो और बहुत सी रोचक हो गई है, हास्यास्पद है, हंसीपद लगती है, और घटनाएं बहुत रोचक हो गई उनकी ये रचना। तो आइए हम भी चलते हैं उनकी इस यात्रा पर, हम भी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनकी इस यात्रा का अनुभव, उनका जो अनुभव हो उसको हम देखते हैं कि कैसा अनुभव उन्होंने किया है।
हम 5 मित्रों ने तय किया कि 5 मित्र जो थे उन्होंने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ठीक है, उनको पन्ना जाना था, पन्ना से इसी कंपनी की बस, जिस बस से वो जा रहे थे उसी बस 1 घंटे बाद मिलती है। और वो बस क्या करती है, जबलपुर के लिए ट्रेन को मिला देती है। सुबह हम लोग घर पहुंच जाएंगे और हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, तो हमारा जाना जरूरी था, आवश्यक था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। ठीक है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। कुछ लोगों ने उनको सलाह दी कि समझदार आदमी इस बस से सफ़र नहीं करते। तो लेखक ने सोचा क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो लोगों ने बोला नहीं, बस डाकिन है। डाकिन अर्थात, डाकिन का तात्पर्य आप इससे भूत से भी ले सकते हैं कि भूत जो होता है मनुष्य को खा जाता है। डाकिन मार देने वाली, ऐसा कह सकते हैं, जो नुकसान पहुंचा देती है, डाकिन। तो नहीं, बस डाकिन, बस ऐसी है जो आपको मार सकती है, एक भूतिया रूपी बस है, मतलब उसके अंदर भूत नहीं है, ऐसा नहीं है, परंतु वो जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। लेखक बोल रहा है जब बस को देखा, ये देखो बस की हालत जो देख रहे हैं आप, ये बस की हालत जो है, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, मतलब मन में भाव उमड़ पड़ा, उसके प्रति दया आ गई बस के प्रति। खूब वयोवृद्ध थी, खूब बूढ़ी, वयोवृद्ध अर्थात बूढ़ी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए, सदियों के अनुभव, टूटी फूटी बस, काफ़ी सारे निशान लिए हुए। लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, वृद्धावस्था में इस बस को कष्ट होगा, बूढ़ी है तो इस पर ज़्यादा लोग सवार होंगे तो इसको कष्ट होगा। ये लेखक यहाँ पर एक मजाक कर रहा है, व्यंग्य मार रहा है। यह बस पूजा की योग्य थी। यह बस किसकी योग्य थी? पूजा की योग्य। बस की पूजा की जाए, इसको रखा जाए, इसमें सवारी नहीं की जाए। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? यह बस पूजा की योग्य है, बूढ़ी हो चुकी है, इस पर ज़्यादा लोग चढ़ेंगे तो इसको नुकसान पहुंचेगा, तो इस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? तो लेखक की सारी बातें बता रहा है, बस की कंडीशन, बस की हालत उन्होंने बताई है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार जो बस कंपनी थे, बस कंपनी की जो पार्टनरशिप में बस चल रही थी, उसका जो एक पार्टनर था, जो उनके ओनर का जो पार्टनर था, वो भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? तो वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। लेखक ने उस हिस्सेदार से पूछा कि बस चलती भी है? तो वो बोले चलती क्यों नहीं, अभी चलेगी। तो हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं। फिर लेखक ने यहाँ पे व्यंग्य मारा है कि इस बस को हम देखना चाहते हैं कि चलती कैसे है। अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। तो ये लेखक बोल रहा है गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, इतनी बूढ़ी बस, इतनी टूटी फूटी बस, बेकार हालत की बस अपने आप चल रही है। हम आगा पीछा करने लगे, हम आगे पीछे जाने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो बस अनुभवी है। हमारा जो एक मित्र है डॉक्टर, उसने बोला कि डरो मत, बस अनुभवी है, बस को काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी इसने यात्राएं की है, तभी इसकी हालत हो गई है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय मतलब नई नवेली जो बसें जो बीच में हमको धोखा दे सकती है, बंद हो सकती है, ख़राब हो सकती है, उनसे ज़्यादा विश्वसनीय ये है क्योंकि इसने काफ़ी सारे लोगों को यात्राएं करवाई है, तो हम इस पर ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अब उस बस को क्या संज्ञा दे दी है कि वो बस है ना, हमको जैसे माँ हमको बेटों की तरह प्यार में गोदी से लेकर रक्षा करती है, उसी प्रकार ये बस भी हमको बेटों की तरह लेकर गोदी में चलेगी और हमारी रक्षा करेगी। हम बैठ गए, जो छोड़ने आए, हम बैठ कर हमको जो छोड़ने आए थे वे इस तरह से देख रहे थे जैसे हमको अंतिम विदा दे रहे हो। अंतिम विदा दे रहे हो अर्थात कि हम चले जाएंगे और हम वापस नहीं आएंगे, हमारा सफ़र, ज़िंदगी का सफ़र अब ख़त्म होने वाला है, ऐसा लग रहा था। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फ़कीर। लेखक को ऐसा लग रहा था कि जो लोग उनको छोड़ने आए वो इस तरह से देख रहे हैं कि हम वापस ज़िंदा नहीं बचने वाले हैं, और वो मनी मन हमको ये उम्मीद दिला रहे हैं कि आना जाना तो लगा रहता है, आया है जो जाएगा, जो पैदा हुआ एक दिन मरेगा ही, चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे गरीब हो। तो ऐसा में प्रतीत हो रहा था कि बस ये हमारी ज़िंदगी का अंतिम सफ़र है। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। ठीक है, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। अब उस बस का इंजन क्या है, सचमुच स्टार्ट हो गया। लेखक को ऐसा लगा स्टार्ट नहीं होगी, परंतु स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। और जब इंजन स्टार्ट हुआ तो बस पूरी हिलने लगी, वाइब्रेट होने लगी, कंपन करने लगी। तो हमको ऐसा लगा कि सारी बस ही इंजन है, पूरी बस हिलने लगी और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। और हमको ऐसा लगा कि हम इंजन के भीतर बैठे, हम भी हिलने लगे, कांपने लगे। कांच बहुत कम बचे थे, बस के जो कांच थे, जो ग्लासेस लगे हुए थे, बस में मिरर लगे हुए थे, वो बहुत कम बचे थे क्योंकि बस इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि वो चलती थी तो उसके कांच टूट टूट के गिर जाते थे, तो बहुत कम बचे थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था, और जो कांच बचे हुए थे, जो कांच बस में बचे हुए थे, उनसे हमें बचना था क्योंकि वो कभी भी हमारे ऊपर गिर सकते थे। इसलिए हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। हम फ़ौरन उस खिड़की से, जो खिड़की पर
थे उससे हम दूर सरक गए, क्योंकि अगर बस चलती और कांच गिरता तो हमें चोट लग सकती थी। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है, और इंजन चल रहा था तो हमारी सीटें वाइब्रेट हो रही थी, कांप रही थी, तो हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है जो चल रहा है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। बस इतनी पुरानी थी कि उसकी कंडीशन देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि गांधी जी के जो आंदोलन थे उस समय भी ये बस चलती होगी और जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, उसे असहयोग की, किसकी ट्रेनिंग? असहयोग की। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। असहयोग मतलब सहयोग नहीं करना, कोऑपरेट नहीं करना। तो हमें भी ऐसा लग रहा था कि बस भी एक दूसरे से, बस का जो जितने भी पार्ट है, बस के जितने भी हिस्से हैं वो एक दूसरे से असहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे हैं। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। सीट और बॉडी एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर रही थी, सीट इधर उधर सरक रही थी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाएगी, मतलब ऐसा लग रहा था सीट बॉडी को आगे छोड़कर आगे निकल जाए, और कभी ऐसा लगता था हमारी बॉडी, हम नीचे गिर जाएंगे। कभी लगता था तो सीट को छोड़कर बॉडी, हमारा जो शरीर है वो आगे भाग जाएगा। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। 8-10 मील चले तो सारे भेदभाव मिल गए, सारा कन्फ्यूजन खत्म होगा। क्यों? क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी। इतना ज़्यादा बस हिल रही थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। अब क्या हुआ? एकदम ही बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ऐसा लगा कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा। ड्राइवर ने क्या किया? बाल्टी में पेट्रोल निकाला और उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। अब तो ऐसा लग रहा था, वही व्यंग्य मार रहा है लेखक, कि थोड़ी देर बाद ऐसा लगेगा कि जो बस का हिस्सेदार है, जो पार्टनर है बस का, कंपनी का, वो इंजन को निकालकर अपनी गोदी में रख लेगा और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है, जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वैसे अब क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद ये मालिक जो है वो क्या करेंगे, इंजन को अपनी गोदी में ले लेंगे और उसमें पाइप डालकर उसमें पेट्रोल भरेंगे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। बस की स्पीड बढ़ चुकी थी, तो अब लेखक को भरोसा नहीं था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ब्रेक फेल भी हो सकता है, स्टीयरिंग भी टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य, अब हम चल रहे थे तो साथ में प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। बाहर हम देख रहे थे, दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। अब देखो लेखक क्या बोल रहा है, ध्यान देने की बात है। प्रश्न में इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा इसका कि लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था। तो लेखक हर पेड़ को दुश्मन इसलिए समझ रहा था कि जब भी वो पेड़ आता तो लगता था, डर लगता था कि बस इससे ना टकरा जाए। लेखक को लगता था कि बस उस पेड़ से न टकरा जाए, इसलिए लेखक को बस सारे जो पेड़ थे वो दुश्मन लग रहे थे अपने। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि कहीं ऐसा ना हो बस इसमें गिर जाए और गोता लगा जाए। तो लेखक प्रकृति को देखकर भी काफ़ी तकलीफ महसूस कर रहा था। पेड़ आता तो उसे लगता था कि कहीं इस पेड़ से बस न टकरा जाए। झील आया तो उसे लगता था कि बस झील में ना गिर जाए। ठीक है, तो एकाएक बस फिर रुकी, फिर थोड़ी देर बाद बस फिर रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली, बस बिल्कुल नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। अवज्ञा, अवज्ञा का मतलब होता है बात नहीं मानना। सविनय, विनय के साथ मतलब प्रेम पूर्वक, आदर के साथ। अवज्ञा, आज्ञा नहीं मानना। तो वो बस भी उस समय यही कर रही थी कि वो उनकी आज्ञा को नहीं मान रही थी। वो स्टार्ट करना चाह रहे थे परंतु वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक है। इत्तेफाक मतलब अचानक, कोइंसिडेंस। ठीक है, बस तो फर्स्ट क्लास है, बस तो जो क्या है वो फर्स्ट क्लास है, परंतु आज इत्तेफाक हो गया, अचानक ये काम हो गया कि बस रुक गई। ऐसा कभी होता नहीं है। ठीक है, क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। उस बस की स्थिति चांदनी में, अब लेखक प्रकृति के साथ उस पर व्यंग कर रहा है कि चांदनी रात थी और वृक्षों की छाया के नीचे वो बस बड़ी दयनीय लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई वृद्धा, कोई बूढ़ी औरत थककर बैठ गई हो पेड़ की छाया में। हमें ग्लानी, ग्लानी का मतलब दुख, हमें ग्लानी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे थे। हमें दुख हो रहा था, हमें बहुत खुद से गिल्ट फील हो रहा था, घृणा हो रही थी कि हम इतनी बूढ़ी बस पर क्यों चल कर आए, बेचारी थक गई हम। अगर इसका प्राणांत, प्राणांत मतलब प्राणों का अंत, अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। लेखक बोल रहा है कि अगर इस बस का प्राणांत हो गया, अगर ये बस मर गई, प्राणांत हो गया इसकी, अब ये अगर नहीं चली तो इस बियाबान मतलब इस जंगल में, इस एकांत जंगल में, बियाबान एकांत जंगल में हमें इसकी अंत्येष्टि, अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार, इस बस का हमको अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। तो हमें दुख हो रहा था कि
बस ऐसी लग रही थी जैसे कोई बूढ़ी औरत है जो थककर पेड़ों की छाया में बैठ गई है। तो हमें दुख हो रहा था कि क्यों हम इस बस पर लटक कर आए हैं, ठीक है, और अगर इस बस को कुछ हो गया, ये नष्ट हो गई या अभी ये स्टार्ट ही नहीं हुई, तो हमें यहाँ पर इसकी अंत्येष्टि, इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, जो हिस्सेदार थे उन्होंने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। अब उसमें कुछ सुधार कर दिया तो बस चलने लगी, परंतु उसकी चाल जो स्पीड थी वो और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। वृद्धा, अब उस बस को क्या उपमा दी गई है? वृद्धा। बस की तुलना की गई है बूढ़ी औरत से, कि बूढ़ी औरत की आंखों की ज्योति जाने लगी। मतलब उस बस की अब जो हेडलाइट है, आगे की जो लाइटें हैं, वो अब खत्म होने वाली, मतलब उसकी आंखें जिससे वो देख रही थी, जो आगे की लाइटें हैं बस की, वो अब बंद होने वाली है। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। उसकी जो हेडलाइट थी, उसकी बस की जो लाइटें थी, उसकी रोशनी अब कम हो चुकी थी और वह रास्ता टटोल कर रेंग रही थी। अब वो धीरे धीरे, रास्ता कम दिखाई दे रहा था तो धीरे धीरे चल रही थी। आगे या पीछे से कोई भी गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती। ड्राइवर क्या कर रहा था, जैसे आगे पीछे से कोई गाड़ी आती तो उस बस को किनारे पर खड़ा कर देता। तो बस उस समय एकदम बूढ़ी औरत की तरह लग रही थी और वो ऐसा लग रही थी जैसे वो पीछे से आने वाली गाड़ियों को बोल रही थी कि निकल जाओ बेटी, अपनी तो अब उम्र ही नहीं रही। कि वो दूसरी गाड़ियाँ जो आगे पीछे से आ रही थी उनको साइड दे रही थी और खुद साइड में लग जाती थी और उन गाड़ियों को बोलती थी कि निकल जाओ बेटी, अब तो हमारी उम्र हो गई है, तुम तो अभी जवान हो, तुम आराम से दौड़ो, हम धीरे धीरे चलेंगे। एक पुलिया के ऊपर हम पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। एक पुलिया पर जब लेखक की वो बस पहुंची तो एक टायर फिस करके बैठ गया, मतलब टायर पंक्चर हो गया, पूरी तरह से हवा निकल चुकी थी, वह जोर से हिलकर थम गई। अगर बस स्पीड में होती तो हम उछलकर नाले में गिर जाते। जो पुलिया के ऊपर से हम जा रहे थे, अगर बस स्पीड में होती तो टायर फट जाता तो हम उछलकर नाले में गिर जाते। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव, दया के भाव से देखा। वह टायर की हालत जानते थे। जो कंपनी के हिस्सेदार थे, पार्टनर थे, वो टायर की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस में सफ़र कर रहे थे। उस हिस्सेदार को पता था, मालिक को पता था कि टायर इसके ख़राब है, कभी भी फट सकते थे, परंतु फिर भी वो उस बस में यात्रा कर रहे थे, जान को हथेली पर लेकर। उत्सर्ग, बलिदान, उत्सर्ग का मतलब बलिदान, बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ मतलब कठिनाई से मिलती है, जो कठिनाई से मिलता है जो। तो बलिदान की जो ऐसी भावना थी उसके मन में, मालिक के मन में, वो कठिनाई से मिलती है। ऐसा बलिदान कौन करेगा जिसको पता है कि बस खराब है, टायर फट सकते, फिर भी वो उसमें यात्रा कर रहा है। सोचा इस आदमी के साहस, सोचा इस मालिक का जो साहस है, इस बस में यात्रा करने का जो इसने हिम्मत दिखाई है, और इसके बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। लेखक ने सोचा कि जो वो मालिक था, जिसको सारा पता था, बस की कंडीशन पूरी पता थी, फिर भी उसमें अपनी जान हथेली पर लेकर एकदम सैनिकों की तरह, सोल्जर्स की तरह उस बस में यात्रा कर रहा था, तो उसकी जो बलिदान की भावना थी, उसकी जो वीरता थी, उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो, उस मालिक को तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, उसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, क्योंकि वह अपनी जान हथेली पर लेकर उस बस में सफ़र कर रहा था। यहाँ पर लेखक ने बहुत अच्छा व्यंग्य मारा है। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे, देवता कौन, भगवान, बाहें पसारे उसका इंतजार करते। कहते, ये लेखक उस मालिक के लिए कह रहा है कि अगर हम नाले में गिर जाते और सब मर जाते तो देवता जो है बाहें पसारे, देवता जो आदर के साथ उस व्यक्ति का इंतजार करते, किसका, उस मालिक का। कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। क्योंकि मालिक ने टायर नहीं बदले, टायर खराब थे, उसको पता था, फिर भी उसने टायर नहीं बदले, तो उसने, अगर वो बस गिर जाती तो सब मर जाते, तो एक टायर बदलने के चक्कर में सब ने अपने प्राण दे दिए होते। तो लेखक यही कह रहा है कि देवता बाहें पसार इंतजार करते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया परंतु टायर नहीं बदला। दूसरा, घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि टाइम इतना लग चुका था, हम टाइम पर नहीं पहुंचने वाले थे, तो हमने उम्मीद भी छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब लेखक क्या बोल रहा है कि उम्मीद पर पहुंचने की उम्मीद तो छोड़ो, पन्ना पहुंचने की उम्मीद तो छोड़ो, हमने तो कभी नहीं पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। क्या हमको लग रहा था हम पन्ना कभी नहीं पहुंच पाएंगे, पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब पन्ना तो क्या हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है, लग रहा था बस इतनी धीरे चल रही थी, ख़राब हो रही थी, कि ज़िंदगी इसी बस में निकालनी है और सीधे उस बस के द्वारा ही लोक को छोड़कर, प्रयाण मतलब छोड़कर जाना, इस धरती को छोड़कर चले जाएंगे, मतलब हम मर जाएंगे। ऐसा लग रहा था कि हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, इसी बस में यात्रा करते हुए हमारी मृत्यु हो जाएगी और हम मर जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म होगा। अब हमारी जो बेताबी थी, घर पहुंचने की जो जल्दी थी,
यात्रा ख़त्म करने की जो जल्दी थी वो सब टेंशन ख़त्म हो गई, क्योंकि अब लग रहा था कुछ होना जाना तो है नहीं, टाइम पे पहुंचने वाले हैं नहीं, तो वो टेंशन फ्री होकर बैठ गए। हम बड़े इत्मीनान, हम बड़े फ्री माइंड होकर इत्मीनान, मतलब अब कुछ नहीं सोच रहे थे, से घर की तरह बैठ, अब उस बस में घर की तरह बैठ गए, कोई चिंता नहीं थी, पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे, मरेंगे तो मरेंगे, आगे का क्या सोचना, सब कुछ छोड़ छुड़ा के आराम से बैठ गए और हंसी मजाक चालू हो गया। और लेखक ने वहाँ पर, सारे लोगों ने हंसी मजाक वहाँ पर चालू कर दिया, मतलब नॉर्मल हो गए, क्योंकि अब उनको पता था बस तो ख़राब है, इसी टाइम पर पहुंचने वाले हैं नहीं, तो सारी टेंशन छोड़कर अब वो इन्जॉय करने लगे। तो ये हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखित लेख बहुत ही अच्छा, इसमें व्यंग्य के उदाहरण दिए, काफ़ी सारे व्यंग्य लेखक ने किए हैं, काफ़ी सारी हंसी मजाक लेखक ने इसमें किया है। उस बस की जो कंडीशन है, उस मालिक की जो हालत है, और एसी बस में सफ़र करने पर व्यक्ति क्या क्या सोचता है, वो सारी चीज़ें लेखक ने इसमें अच्छे से बताया है। तो पाठ को पढ़कर, आशा करता हूँ पाठ को पढ़कर, इस वीडियो को देखकर आपको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। तो पाठ को ध्यान से पढ़ें, अच्छे से सुने, समझें, और इससे संबंधित जितने प्रश्न उत्तर हों उनको अच्छे से हल करें। आशा करता हूँ आपको पाठ पूरा समझ में आया होगा और आप इसके अंतर्गत बनने वाले सारे प्रश्नों का हल आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद अगला वीडियो आएगा, मैं इसमें इसके प्रश्न उत्तर का भी हल आपको करवाऊँगा। परंतु आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। शुभ दिन।